अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। अब हरमुज़ के हवाले से सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमलों के दावे भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ दिखाई ये दे रहा है कि जैसे ईरान और अमेरिका ने अब आर या पार का फैसला कर लिया है। ये अहम तजारती गुजरगाह जो है आबना हरमुज़, इसको दोबारा बंद करने का दावा ईरान की तरफ से सामने आया है। इसी पर बात कर लेते हैं, आइंदा सूरत हाल क्या होगी। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा आपके कीमती वक्त का। मैम, आर वी बैक टू स्क्वायर वन? जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर पहुँच गए और पाकिस्तान की तशवीश अपनी जगह पर, लेकिन जो दोनों फरीकैन हैं, जो मेजर फरीकैन हैं ईरान और अमेरिका, वो दोनों शायद संजीदा दिखाई नहीं देते हैं कि जंगबंदी मुस्तकिल हो। आप क्या कहेंगी? देखिए, सूरत हाल अभी अच्छी खासी गंभीर है। जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक जो स्ट्राइक्स हैं वो कोई आर्म स्ट्राइक्स नहीं है। मेजर मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हो रही हैं, ईरान के अंदर भी और जो अमेरिका के ऊपर हो रही हैं वो भी। तो एक लिहाज से इट इज मेक और ब्रेक। अगर तो ये राउंड रुक गया फिर तो पीस परमानेंट होगा, लेकिन अगर ये राउंड रुकता नहीं है तो फिर जंग जो है यकीनी तौर के ऊपर ज्यादा खतरनाक होगा। तो मैम, ट्रिगर किस चीज़ ने किया? अमेरिका की तरफ से दावा ये सामने आता है कि जो जहाज़ वहाँ से गुजरे थे उसको निशाना बनाया गया है पासदार इनकलाब की जानिब से, जबकि ईरान ये दावा करता है कि जो शिक नंबर 5 है MOU की, उसकी खिलाफवर्जी अमेरिका की तरफ से हुई है। देखिए, मसला दरअसल ये है कि इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो इसकी बुनियाद बन चुका है। यानी कि एक ऐसी चीज जिसका कोई इस जंग की शुरुआत में शायद अमेरिका के वहमो गुमान में भी था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। जाहिर है ईरान ने ये जो पोजीशन है वो जंग के बाद हासिल की है, तो वो इतनी जल्दी ये पोजीशन देगा नहीं। और अमेरिका ये कह रहा है कि पहले आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें, उसके बाद वो कुछ करेंगे। ईरान ये कह रहा है कि पहले आप सैंक्शन रिमूव करें, फिर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे। और उसके बावजूद भी जो है वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अथॉरिटी बनाई जाए, जिसके तहत जो इस बात का फैसला किया जाए कि टोल क्या होगा और किस तरह होगा। अमेरिका चाहता है कि बगैर टोल के वहां से जो है चीजें मूव हों। तो ये मामला आसान नहीं है, अमेरिका को कंसीड करना पड़ेगा अगर तो ये जंग जो है स्टेलमेट की तरफ जाती है। लेकिन इस तरह जो सूरत हाल नजर आ रही है वो अच्छी खासी गंभीर है, क्योंकि दोनों तरफ से इंटेंस अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, ये तो बात ठीक है कि अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ बगैर टोल के जहाज़ गुजरें, लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रंप की ख्वाहिश सामने आ गई कि जी हम उसका कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और हम निगरानी करेंगे जिसके एवज हमें मुआवजा मिलेगा। तो ये इस ख्वाहिश को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, ख्वाहिश तो ख्वाहिश है, लेकिन जाहिर है ये जंग के मैदान में की जा रही है, तो जंग के मैदान में चीजें फिर जंग का मैदान फैसला करता है। हाँ। ये नहीं होता कि आप कह देते हो और आपके कहने से चीजें हो जाती हैं। अच्छा। मतलब जो बात सफारतकारी से हो सकती थी वो उस पर नाकाम रहे हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है वो जाहिर है एक मुख्तलिफ सिचुएशन है और इसके अंदर जो मामलात हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। मारे साहब, ठीक है, ये बात सही है कि जंग के दौरान इस तरह के बयानात आ जाया करते हैं, लेकिन हमें ये भी नज़र में रखना होगा, जहन में रखना होगा कि दूसरी तरफ अमेरिका और ख़ास तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने वेनेजुएला में घुसकर वहाँ से उनके सदर को अगवा एक तरह से अगर कहें तो कर लिया था। तो ये तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना, अगर अमेरिका के किरदार को हम देखें या डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को देखें, उनके अभी तक की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखें तो। देखिए, मामला तो अच्छा खासा मुश्किल है, क्योंकि मसला दरअसल ये है कि इस वक्त अमेरिका का इस जगह पे कोई क्लेम नहीं है। जंगी एतबार से देखा जाए, किसी भी एतबार से देखा जाए, क्योंकि जो एक्सेस है ग्लोबल कॉमर्स की वो तो तमाम ममालिक के लिए, तो अमेरिका को इतना ही असर रसूख है जितना बाकी ममालिक का। जो ईरान का जो क्लेम है वो लिटोरल स्टेट्स का क्लेम है, उसके तहत जो है वो कहते हैं 21 माइल जो है 200 नॉटिकल माइल से कम है और इसलिए बेहतर है। अमेरिका ये कहता है क्योंकि इंटरनेशनल वाटर वे है, तो इस लिहाज से जो है बैनुल अक़वामी जो इनोसेंट पैसेज है वो अलाउ करना चाहिए। ईरान कहता है क्योंकि इनोसेंट पैसेज इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ जो है मिलिट्री वेसल्स भी मूव करेंगे। तो एक यहाँ से स्टेलमेट सिचुएशन। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही है कि जब तक ईरान और अमेरिका जो है इसके ऊपर कोई एक मतलब पोजीशन पे नहीं आते हैं, ये चीजें रुकेंगी नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो सारा जो मामलात हैं अभी भी उस जगह पे नहीं पहुंचे कि जहाँ ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकते हैं। अभी भी जो है ट्रेडिशनल बैटल स्पेस पे जंग हो रही है। अगर नॉन ट्रेडिशनल बैटल स्पेस में जंग होती है, यानी कि अंडर वाटर सी केबल्स में जंग होती है, तो आपके लिए या छोड़े सारी दुनिया के लिए मामला बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि तकरीबन 90% की दुनिया की उस वक्त साइबर की ट्रैफिक है वो इंडियन ओशन के नीचे से गुजर रही है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे से गुजर रही है। अब अगर वो फट जाती है या वो कट जाती है तो आप ये समझ लें कि तमाम मवासिलाती निज़ाम जो हैं, जो इस वक्त इंटरनेट, केबल, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ जो रह जाएगा। इसमें SM4, SM5 और डिजिटल सिल्क रूट दोनों चीजें अफेक्ट होंगी, यानी कि जो अमेरिकन बेस्ड सिस्टम है और जो चीनी बेस्ड सिस्टम है। तो एक यहाँ से ये एक बड़ी जंग है, अभी उस जगह पे नहीं पहुंची है, कैलकुलेटेड लेकिन एक्सट्रीमली इंटेंस अटैक्स। अच्छा, जिस तरह आपने दुनिया के मुतासर होने की बात की है, क्या यही इदराक इस वक्त ईरान को है जिसका वो फ़ायदा उठाते हुए अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए और अमेरिका भी इसीलिए मजबूर हो जाता है?
देखिए इस वक्त कोशिश तो दोनों साइडें कर रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका कोशिश कर रहा है और ईरान नहीं कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। दोनों साइड अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है वो अपना तक अपर हैंड ले जाए। लेकिन प्रॉब्लम दरअसल ये है कि ईरान पे अपर हैंड लेने के लिए उनके तमाम कोस्टल डिफेंस को खत्म करना पड़ेगा। अमेरिका तो अपर हैंड लेने के लिए डिगो गार्सिया और बाकी तमाम जो चीजें उन सब के ऊपर अटैक करना होगा। अब डिगो गार्सिया के ऊपर आज अटैक हो चुका है, अगरचे अमेरिका ने उसको स्टॉप कर लिया है, लेकिन ईरान की तरफ से तकरीबन 212 मिसाइल गए हैं। इसी तरह जो उनकी दूसरी बेसिस हैं उसके ऊपर भी अटैक है। 3 उनकी मेजर पोजीशन है, एक बहरीन की, एक ओमान की, फिर की और कतर की। इन तीनों जगहों पर यूएई में भी। अब मसला ये है कि ये तो डिपेंड करता है, अगर ईरान के पास ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो एक सेकंड अटैक करते हैं तो अमेरिका के इंटरसेप्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि उसको कवर कर सके। अच्छा हमारे साहब, आप दोनों कोशिश कर रहे हैं कि जंगबंदी हो, मुस्तकिल हो, लेकिन सियासी क़यादत की तो ये कोशिश नजर आती है। अलबत्ता जो हार्ड लाइनर्स ईरान के अंदर मौजूद हैं, पासदारान इनकलाब है, वहाँ पर हमें इख्तलाफात नजर आते हैं। तो क्या ये भी एक एलिमेंट हो सकता है कि अभी तक जो मुस्तकिल जंगबंदी नहीं हो पा रही है? देखिए मसला इस वक्त हार्ड एलिमेंट का नहीं है, मसला इस वक्त इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का इसलिए है कि जो लोग ईरान के अंदर पोजीशन में थे या पावर में थे, उनका ताल्लुक उसके साथ था। उनका ताल्लुक उनके साथ था जो इनफॉर्मल ट्रेड करे थे यूएई के साथ, बरतानिया के साथ, फ्रांस के साथ। सो अब ये जो ममालिक हैं ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के साथ नई तिजारती मायदे हों ईरान के, और ईरान जो है वापस रेगुलराइज हो जाए। अगर रेगुलराइज होता है तो ईरान का तेल वो कम कीमत पर खरीद कर बैनुल-अक़वामी मंडी में नहीं बेच सकते। सो एक बहुत बड़े बेनिफिशियरी कार्टेल है जो बड़े आपके संजीदा ममालिक हैं, जिसमें फ्रांस आता है, बरतानिया आता है, यूएई आता है, जिन्होंने ईरान की इस पोजीशन को और अमेरिकन सैंक्शंस का फायदा उठाते हुए अपनी इकोनॉमीज को मजबूत भी किया और बैनुल-अक़वामी पोजीशंस का भी इस्तेमाल किया। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि इतनी आसानी से जो है अमेरिकन ट्रेड ट्रांजिशन हो जाए। दूसरी तरफ ज़ाहिर है हार्ड लॉबीज भी हैं और लोग भी हैं, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि एक तरफ इससे जियो इकोनॉमिक्स है, एक तरफ इसमें जियो स्ट्रैटेजी और दूसरी तरफ जियो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो इस वक्त इस पोजीशन में लेके जा रहे हैं। अच्छा, जो हिमायत ईरान को हासिल हुई थी ख़ासतौर पर कतर और दीगर ममालिक की जानिब से, आप समझती हैं कि इस स्टांस के बाद और ख़ासतौर पर कतर पर अटैक करने के बाद वो हिमायत अब ख़त्म हो जाएगी? और कतर ने तो इनकार भी कर दिया सालिसी से, लेकिन इसमें अब जो किरदार पाकिस्तान अदा करता आया है, अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खुद भी वो गए हैं कतर वहाँ पर ताज़ियत के लिए, तो क्या वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे कतर को मनाने में? कतर राज़ी हो जाएगा? और कतर का राज़ी होना बड़ा ज़रूरी भी है। देखिए कतर राजी हो जाएगा क्योंकि मामला उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कतर बहुत करीब है ईरान के। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान में स्टेबिलिटी नहीं आती तो मशरिक़ वस्ता में स्टेबिलिटी नहीं आती, और अगर मशरिक़ वस्ता में स्टेबिलिटी नहीं आती तो अमेरिका का बैकयार्ड सिंक करता है साथ या अरब ममालिक से भी उनको रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एक तरह से दोनों की सिक्योरिटी एक दूसरे के साथ लिंक हो चुकी है, जो पहले नहीं थी इस तरह। तो करते ना क्या ना करते, इनको एक दूसरे से बातचीत तो करनी पड़ेगी। ईरान को भी इनसे बात करनी पड़ेगी, इनको भी इनसे बात करनी पड़ेगी, अगर तो ये जंगबंदी चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ वन साइड के लिए। पाकिस्तान का रोल आप क्या देखते हैं? क्योंकि अभी तक तो बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है जिसका एतराफ़ भी किया जाता रहा है, लेकिन अब काफ़ी सिचुएशन कशीदा हो गई है। जी जी, हम अपना रोल जारी रखेंगे क्योंकि मतलब हमारे रोल को वैसे रोल कर दिया है दोनों मुल्कों ने। हमारे साहब हम क्या कर सकते हैं सर, हम उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, अल्लाह भी इनको हिदायत दे और हम क्या यही कह सकते हैं। ये भी अपने ऊपर भी कोई रहम करे, बाकियों में भी रहम करे, क्योंकि मतलब एक दफा वो अपनी महाजराई कर चुके हैं, एक दफा अपना पोटेंशियल चेक कर चुके हैं, दोनों स्टेलमेंट पे आकर रुके थे, अभी दोबारा ये काम करना चाहते हैं। देखिए उससे ना तो मिलिट्री टारगेट में इजाफा होगा, ना उनकी जो है कमांड के अंदर इजाफा होगा। इस वक्त ये खबरें भी आ रही है कि रूस की तरफ से जो कमांड जहाज है वो भी ईरान पहुंच के, अगर वो पहुंच गया तो फिर इट इज इम्पॉसिबल कि जो कुछ आप जमीन पर डिस्ट्रॉय करेंगे वो वापस भी इनैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस वक्त मामला अच्छे खासे पेचीदा है और दोनों ममालिक को बैनुल-अक़वामी अमन के लिए, इलाकाई अमन के लिए और अपनी सलामती के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये जंग वो हमारे लिए नहीं रोकेंगे, वो ये जंग अपने लिए रोकेंगे, अपने आइंदा आने वाले नस्लों के लिए रोकेंगे। और दोनों साइड को इसमें समझने की जरूरत है कि बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त मईशत है वो दाव पे लगी हुई है इस वक्त इनकी इस कोशिश में कि वो किसी तरह जो है जंग में सबकत हासिल कर ले, जो नामुमकिन है। देखिए अमेरिका चाहे तमाम टारगेट इंगेज कर लेता है, तो जमीनी फोर्सेस उनके पास मौजूद नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में जाके ईरान पे कब्जा कर ले, और ईरान पे कब्जा करने के लिए उनके पास इंटरनेशनल मैंडेट भी नहीं है। इट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इसका मसला ये है कि आप ऊपर से एरियल टारगेट डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर क्या? आप रेजिम चेंज कैसे लेके आएंगे? आप उसको चेंज कैसे करेंगे? उसके 3 महीने बाद वो दोबारा आपको अटैक कर देते हैं, 1 महीने बाद दोबारा अटैक करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो मेंटेनेबल नहीं है, और इसका मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा ये अटैक आप सर्वाइव करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? जो ईरान का जो मिलिट्री मॉडल है उसने दुनिया को हैरान कर दिया, और वो ये है कि उन्होंने इतना ज्यादा मतलब उसको वो किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है
मतलब इन मल्टीपल प्लेसेस कि आप उसको वापस मतलब उनको अटैक करने के बावजूद आप उसको रोक नहीं सकते हैं। यानी इट इज सो डेलीगेटेड कि अगर आप उसको अटैक कर भी देते हैं 100% अटैक हो भी जाता है एक जगह के ऊपर, तो उससे आपका मिलिट्री कोलैप्स नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। मिलिट्री टारगेट एंगेजमेंट की वजह से मिलिट्री कोलैप्स नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये है कि जंग 100 साल तक चली जा सकती है। और इसका मतलब ये है कि आपने इस पूरे रीजन को अगले 10 साल के लिए 5 साल के लिए जो है आप पीछे ले जाएंगे। तो ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के ममालिक को, अमेरिका को, ईरान को सबसे करना होगा अगर वो इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अमेरिका पे, मैं चले खासतौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं, आगे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, उन पर कितना प्रेशर होगा मामला सॉर्ट आउट करने के हवाले से, और दोबारा अटैक अगर वो करना चाहते भी हैं तो उतना आसान नहीं होगा जितना पहले उन्होंने ये एडवेंचर कर लिया। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास 100% जो है लेवरेज है एज प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर वॉर आउटसाइड, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये कहना कि कांग्रेस उसको रोक देगी, ये गलत बात है, क्योंकि उसके लिए बाय पार्टिजन सपोर्ट चाहिए और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा। इस वक्त 2/3 मेजोरिटी नहीं है ना, तो डेमोक्रेट्स के पास ना रिपब्लिकन के बाद के 2/3 मेजोरिटी के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में करना है। तो ये सियासी बयानबाजी के लिए ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरली इट्स नॉट पॉसिबल। सो दे विल हैव द लेवरेज, वो फाइट कर सकते हैं, और वो फाइट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो गैर संजीदा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अमेरिका की जो बर्तरी है बैन अवी तेल के अंदर, तेल और डॉलर की जो कनेक्टिविटी है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, और वो उसके लिए किसी भी सतह पे जाएंगे। इसलिए ये इस वक्त प्रेजर्वेशन ऑफ द यूनिपोलर मोमेंट है। तो प्रेजर्वेशन ऑफ द यूनिपोलर मोमेंट के लिए कि युआन में ना तेल बिकना शुरू हो जाए, किसी और तरीके से तजारत ना जाए, तो दे विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। अच्छा, आखिरी सवाल लूँगा मैं मारिया सुल्तान साहबा आपसे। अभी तक जो रूस और चाइना का किरदार है वो खुलकर सामने नहीं आया। पिछली मरतबा भी हमने देखा कि जंगबंदी की कोशिशें हों, सालसी की कोशिशें हों या दीगर मामलात, रूस और चीन जो है वो खुलकर नहीं सामने आया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जाता है कि उनका किरदार पसे पर्दा है। अब आपको लगता है कि उनको खुलकर सामने आना पड़ेगा जितने हालात कशीदा हो चुके हैं, या आना चाहिए? देखिए, वो अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे। अच्छा, देखिए, वो जब सारा कुछ हासिल कर सकते हैं ईरान के जरिए, तो वो क्यों डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएंगे? बात तो मिलिट्री टारगेट एंगेजमेंट की ना, क्या आप ईरान पे कब्जा कर सकते हैं? ईरान पे आप कब्जा नहीं कर सकते। ईरान को डिस्ट्रॉय जरूर कर सकते हैं मिलिटरीली, एक सेक्शन को। उस सेक्शन की डिस्ट्रक्शन से ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी की डिस्ट्रक्शन नहीं है। जितनी तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब तो ये कि पता नहीं कितने हजारों उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरसेप्टर्स है, जो वॉर ऑफ डिफेंस है, वो आप लड़ ही नहीं सकते। और वॉर ऑफ ऑफेंस का मतलब ये कि वो नाकाम है अगर आप उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए। इन्होंने जो सबसे पहला काम किया, जो डिकैपिटेशन स्ट्राइक की, जिसमें 40 टॉप लीडर्स आपने मार दिए, उनको शहीद कर दिया, तो अब आपको निगोशिएट करने के लिए किसी के लिए बहुत पावरफुल आदमी चाहिए। वो निगोशिएशन जो है, जो हर किसी पे ओवरराइड कर सके। इस वक्त एक डेमोक्रेटिक रीइंफोर्स्ड ईरान है जो अपनी हर पोजीशन को अपनी मतलब क्या कहते हैं, बेइज्जती और इज्जत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, नॉट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिक में। देखिए, उसका नुकसान ये है कि आप जंग जो मुसलसल जारी है, कोई आपके पास, किसी के पास इतना पॉलिटिकल वेट ही नहीं है, इकोनॉमिक वेट, पॉलिटिकल वेट, स्ट्रेटेजिक वेट नहीं है कि वो एक जो कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट के ऊपर वे इन कर जाए। मतलब हो रहा है, कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस हो रही हैं, लेकिन उसका मसला ये है कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजन में एवरीबॉडी हैव्स टू प्रूव कि कौन ईरान के लिए ज्यादा लॉयल है। राइट। तो वो जो लॉयल्टी का मैं दुनिया को लग पता है, द वॉर इज गोइंग ऑन। इस सिचुएशन में मामला थोड़े से सख्त हैं, इसलिए इस वक्त कहते हैं ना कि समटाइम्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितने लोगों को मार सकते हैं, समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट हाउ यू किल, व्हेन यू किल एंड व्हाई यू किल। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मिलिट्री टारगेटिंग एज वेल। राइट। मारिया सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और इस सारी सूरत हाल पर अपना तजिया आपने पेश किया। ईरान अमरीकी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी, और ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों ममालिक जो हैं वो होश के नाखून लेंगे। अब एक और अहम मामला कि इस जंग की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, खासतौर पर पाकिस्तान भी बड़ी हद तक मुतासर हो रहा है। कैसे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। दुनिया के नक्शे पर जंग की आग कहीं भी भड़के, शोले सिर्फ बारूद तक महदूद नहीं रहते, हर उस घर तक पहुंचते हैं जहां चूल्हा जलाने के लिए मां बजट बनाती है, बाप महीने की तनख्वाह को दिनों में तकसीम करता है, जहां महंगा होने पर बच्चे दूध से भी महरूम हो जाते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों को तकरीबन 5% तक ऊपर धकेला है। गुज़श्ता महीनों में ये कीमतें कई मौके पर तेज़ी से बुलंद हुई, क्योंकि दुनिया को खदशा रहा कि अगर आबना हरमुज़ में रुकावट हुई तो दुनिया की तेल की सप्लाई शदीद मुतासर होगी।
जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, अगर ईंधन मज़ीद महंगा हुआ तो गैस सिलेंडर भी महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी, सब्ज़ी महंगी होगी, आटा महंगा हो जाएगा, तमाम चीज़ें जो है उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और आम आदमी मुतासर होता है। तो इसी पर बात करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल किस कदर कशीदा होती दिखाई दे रही है और आखिर है क्या, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और माहिर मईशत जनाब सनाउल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब कीमती वक्त के लिए। सर, मिज़ाइल ईरान में गिरते हैं जबकि उसकी तबाही आम आदमी के बजट पर होती है, पाकिस्तान का हर शहरी मुतासर होता है, हर आम आदमी मुतासर होता है, और भी मिज़ाइल रास्ते में होता है तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत फ़ौरन बढ़ जाती है और उसका ज़ाहिर है बजट पर बड़ा असर पड़ता है। सर, ये सूरत हाल पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होने के कोई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। पाकिस्तान में अगर महंगाई हुई है तेल की, बाकी चीज़ों की, और उसको जवाब बताया जाता है ईरान पर हमला, तो मैं तो इसको नहीं मानता। अगर आप हमारे पड़ोसी ममालिक पे देखें तो उस जंग का उन पर कोई असर नहीं हुआ। 2-4% जो है कीमतें बढ़ी हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ी। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 11% से ऊपर है। भारत का 3.8% है। हमारे साथ ही हमसे बड़ा मुल्क है, उनकी तेल की इंपोर्ट हमारे से कहीं ज्यादा है। वो बिल्कुल भी पैदा नहीं करते, हम 20-22% पैदा भी करते हैं, अपना भी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है। उसके बावजूद ये जो हमारे मुल्क में हुआ है जो कुछ, वो शहबाज शरीफ हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने बड़ा आसान बना लिया है कि आपका कोई टारगेट पूरा नहीं होता तो पाकिस्तान की तमाम आवाम को बिला इम्तियाज, चाहे उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इनके अपने मुताबिक तकरीबन कोई 11 करोड़ जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उन पर भी वो टैक्स डाल दिया जाता है इनडायरेक्ट की सूरत में। और वो चाहे वो पीडीएल की सूरत में हो जो 80 रुपए से 160 रुपए तक किया गया पिछले 4 महीने के दौरान वसूल किया गया, या वो आपकी क्लाइमेट लेवी हो जो इस बहरान में भी डबल कर दी गई, 2.5 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर कर दी गई, या आपके बिजली के बिलों पर और गैस के बिलों पर फिक्स चार्जेस लगाने के सिलसिला है वो, ये इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। आप इसको जगह टैक्स कह सकते हैं, मैं इसको जगह टैक्स कहता हूँ, जो तरीका हुकूमत ने इख्तियार किया हुआ है। और उसका जवाब ये देते हैं कि इंटरनेशनल कमिटमेंट है। भाई, कौन सी इंटरनेशनल कमिटमेंट है? पब्लिक के सामने लाई जाए। कहाँ IMF ने कहा है कि आप फिक्स चार्जेस लगा दें, आप PDL 120 से लेकर 160 रुपए तक कर दें? कहीं भी IMF ने ये बात नहीं की। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून के तहत हुक्मरानों के हाथ में ये इख्तियार दिया है कि वो जितना चाहे पेट्रोल पर टैक्स लगा लें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो वो उसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। और अगर आगे जो बहरान अगर पैदा होता है तो उसकी अगर कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ती, उसमें एक ये समझने की जरूरत है कि नॉर्मल तौर पर जब हम ऑयल या कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो इंश्योरेंस सरचार्ज होता है वो $4 होता है, फी टन के हिसाब से होता है या फी बैरल के हिसाब से। लेकिन जब जंग हुई है तो वो $25 तक भी गया है। और अब अगर दोबारा जंग शुरू हो गई है तो ना सिर्फ ऑयल प्राइस बढ़ेंगी बल्कि आपका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा। साथ हुकूमत ने जो जगह टैक्स वसूल करना है वो भी उन्होंने वसूल करना है, और उसके लिए उन्होंने जनाब स्पेशल एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कायम किया है। और ये फंड बिल्कुल वो काम करेगा कि जो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है वो पास ऑन नहीं की जाएंगी और वो पैसा इस फंड में पार्क किया जाएगा। और ये कीमतों का तायुन भी कंपनियां करेंगी। सर देखिए, ये हुकूमत पॉलिसी पर गौर कर रही है कि इस सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया जाए। मेरे ख्याल में अभी भी डीरेगुलेट ही है। हुकूमत टैक्स का फैसला डीरेगुलेशन के बाद भी हुकूमत ने फैसला करना है कि कितना टैक्स होगा। अब प्राइस जो तय करनी होगी वो कंपनियों ने तय करनी होगी। और पाकिस्तान में जो मामूल का जो हमारे यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें कार्टेलाइजेशन आम है, पकड़ी गई है बहुत सारी, इससे भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। यहाँ तो 4, 5 या 6 प्लेयर हैं टोटल। उनका कार्टेल बना के कीमतें तय करने का बहुत ज्यादा जवाब मौजूद है और माहौल मौजूद है। तो हुकूमत को उसमें अपने रेगुलेटरी जो सिस्टम है, ओगरा है खासकर जिसने इस सारी चीजों को मॉनिटर करना है, उसको मजबूत बनाना होगा। और उसको मजबूत बनाने की बजाय हुकूमत ने वो इदारा भी हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स के इख्तियार में दे दिया है। और क्या दबाव में आ जाती है हुकूमत सनाउल्लाह खान साहब इन कंपनियों के, इन कार्टेल्स के? सॉरी, क्या मैंने अर्ज किया क्या सर हुकूमत दबाव में आ जाती है क्या? क्योंकि जब कीमतें कम करने का मामला भी था तब जितनी कमी होनी चाहिए थी उतनी नहीं की गई, और यही कहा गया कि शायद ये जो कंपनियां हैं उनके दबाव में गवर्नमेंट आ गई थी।
बिल्कुल, ये सारे फैक्टर देखे जाते हैं। आपको याद है आज से जब 70 रुपए या 77 रुपए कीमतें कम की थी तो कंपनियों ने शोर मचाया था और कंपनियों की फिर मीटिंग हुई मिनिस्ट्री पेट्रोलियम में अली परवेज मलिक के साथ और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ। वहाँ दो बातें तय की गई, मजे की बात है जी जी। और ये हुकूमत ने इत्तेफाक किया कि हुकूमत ने एक तो ये कहा कि अब वीकली की बजाय हम जो प्राइसिंग डिटर्मिनेशन करेंगे वो 15 दिन की करेंगे, जिससे कंपनियों को नुकसान कम होगा। इसके साथ वो प्रीमियम जो है वो ज्यादा सरचार्ज वो उसको चार्ज करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन कंपनियों को बेनिफिट देने के लिए ये बात की गई। लेकिन साथ ही तमाम चीजों के साथ हुकूमत उससे जो पैसे कमाना चाह रही है वो जो हिर्स है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसमें आए दिन जो है कोई ना कोई आपको इजाफा नजर आता है। टैक्सेस में जो इस हफ्ते भी हुआ है उसमें 9 रुपए और 68 पैसे जो पेट्रोल पर पीडीएल बढ़ाया गया और पहली दफा हुआ है मजे की बात जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि प्राइस में 4.5 रुपए की एक्सचेंज रेट की जो डेवल्यूशन है वो डाली गई है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी रुपया कमजोर ही नहीं हुआ डॉलर के मुकाबले में, मुस्तहकम है बल्कि मजीद मजबूत हुआ है। तो 4.5 रुपए इस दफा पेट्रोल की प्राइस में वो भी डाले गए हैं। ओके सर, ये कोई भी गवर्नमेंट आई है एक चीज़ में, खैर बहुत सारी चीज़ों में नाकाम रही हैं हुकूमतें, लेकिन एक जो मुस्तकिल मसला रहा है वो है टैक्स नेट में इजाफा। इसमें हर हुकूमत नाकाम रही है। टैक्स नेट में इजाफा ना कर पाना, टैक्स वसूलियाँ ना कर पाना, इस नाकामी को छुपाने के लिए फिर इस तरीके से ये टैक्सेस आयद किए जाते हैं, लेवी बढ़ाई जाती है। सर देखिए, मैं आपके सवाल को दूसरी तरह लेना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर। ठीक है, पाकिस्तान में टैक्स का मसला नहीं है, ये आप समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में मसला है एक्सपेंडिचर का। ओके ठीक है जी, आप के पास जो टोटल आमदन होती है आप उसका उस आमदन से सिर्फ एक हेड का खर्चा पूरा कर सकते हैं और वो है इंटरेस्ट पेमेंट। 8.5 से 9 हजार अरब रुपए आपने सूद जो लिए हुए उन पर कर्जे की मद में अदा करने होते हैं। तो आपकी सूरत फिर 18 अमेंडमेंट के बाद जो तमाम जो सब्जेक्ट थे और जो काम थे जो सूबों को चले गए थे, आज भी वफाकी हुकूमत भी वो काम कर रही है, सूबे भी वो काम कर रहे हैं, तो खर्चे तो बढ़ते हैं। आपने वो देखा होगा, हमारे एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कल कि जनाब आज से 4 साल पहले नेशनल सेनेट को चलाने का जो खर्चा था वो 4 अरब रुपए था और आज 10 अरब रुपए हो गया है। और नेशनल असेंबली का 7 अरब रुपए से बढ़ के 14 अरब रुपए का खर्चा हो गया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में 85,000 सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी, जिनका फ्यूल, जिनकी मेंटेनेंस, जिनका ड्राइवर सरकार पे करती है। सही। आपको पता है बरतानिया में कितनी गाड़ियां हैं सरकारी तौर पर, सरकारी फ्यूल की? 85 गाड़ियां, टोटल 85,000। तो मुझे बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान में मसला रेवेन्यू का नहीं है, और कितना निचोड़ेंगे रेवेन्यू आप? आपके टैक्स मेयर की वजह से आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपका कारोबार हट हो रहा है, आपकी फॉरेन कंपनियां 50 के करीब मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं सिर्फ टैक्स की वजह से, हायर टैक्स की वजह से। तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आना है कि आपको अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको मैनेज करना पड़ेगा। अगर पिछले 10 साल का हम डेटा देखें तो रेवेन्यू में जो इजाफा हुआ है वो 200% हुआ है, जो आपकी आमदन है। जी जी। आप हैरान होंगे, मैं एक ये फिगर नहीं बता रहा आपको, एक बता रहा हूँ कि असल हुआ क्या है। एक्सपेंडिचर में 400% इजाफा हुआ। सही। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम देखें, आपको टैक्स को आसान बनाना पड़ेगा, रेट कम करने पड़ेंगे, अपने एक्सपेंडिचर कट करने पड़ेंगे। आपको वफाकी हुकूमत में 8 वजारतों से ज्यादा वजीरों की जरूरत नहीं है। 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद के लिए आपने 60 वजीर रखे हुए हैं, 60 डिवीजन बनाए हुए हैं, 400 इदारे अपने पास रखे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं किस तरीके से ये निज़ाम चलेगा? ठीक। तो आपको ये चीजें रैशनलाइज करनी पड़ेंगी, हकीकत पर मबनी करनी पड़ेंगी। वफाक में 8 से ज्यादा वजारतों की और डिवीजनों की जरूरत नहीं है। सही। बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे सूबों के जो काम है वो सूबों को करने दें और सूबों के जो प्रोजेक्ट है उनकी फंडिंग बंद कर दें सियासी बुनियादों पर जो किया जाता है। मैं अगर आम आदमी के मसले की तरफ फिर से आते हैं हम, जाहिर है वो जो आप निशानदेही जो कर रहे हैं बिल्कुल वो राइटली स्पॉट ऑन है। वो आम आदमी के साथ मसला सबसे बड़ा ये भी है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, किराए में इजाफा हो जाता है, हर शय की कीमत बढ़ जाती है, आग लग जाती है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो वो जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किराए हों, चाहे बाकी मामला हो, वो कम नहीं हो पाती। यहाँ हुकूमत की रेट का मसला है, हुकूमत अपनी रेट कायम नहीं कर सकती है। देखिए, एक तो ये समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी में जब पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो हुकूमतें आती हैं और जब वो अपना मंशूर देती हैं तो वो आप उसको पढ़ें और मंशूर के बाद जो वो करती हैं उसको देखें।
हाँ। बुनियादी तौर पर निज़ाम को गलत तरीके से किया गया है। पाकिस्तान की आवाम से हुक्मरानों का, पॉलिसी मेकर का, पार्लियामेंटेरियन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको समझने की जरूरत है। और आपको नजर आ गया है कि पार्लियामेंटेरियन ने पिछले 4 साल में कितने मजे लूटे हैं। तनख्वाहें 500% बढ़वाई हैं, ब्लू पासपोर्ट सबने लिए हैं और अब अपने बच्चों के लिए और लाइफ टाइम ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं। 8 ममनुआ बोर्ड के असला लाइसेंस मांगते हैं। तो टॉल टैक्स इनको नहीं चाहिए किसी भी जगह पर। पाकिस्तान की आवाम ने टॉल टैक्स देना है, ये कहते हैं हम नहीं देंगे। फिर इनको VIP स्टेटस मिलना है, इनको सिक्योरिटी मिलनी है, इनको जुडिशल पावर मिलनी है। आप मुझे बताएं फिर इनको पाकिस्तान की आवाम से क्या ताल्लुक है? अगर ताल्लुक होता, अच्छी हुकूमतें वो होती हैं जमहूरी जो पाकिस्तान की आवाम पर उतना बोझ डालती हैं। मैं बड़े एहतराम के साथ एक इख्तलाफ करूंगा। ताल्लुक है इनका आवाम के साथ सर सनाउल्लाह खान साहब, वो ताल्लुक है वोट का जो हर 5 साल बाद जरूरी होता है। देखिए वो तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन का निज़ाम है वो मैं उस पर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता। आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी एक इलेक्शन है जो आज तक उसको रीग ना कहा गया हो, उसको एक्सेप्ट किया गया हो खुशी से अपोजिशन की तरफ से, जिस तरह इंडिया में होता है या बांग्लादेश में होता है या बरतानिया में होता है। बरतानिया की तो बहुत आला पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। मैं तो बांग्लादेश की और यहाँ की भी बात कर रहा हूँ, इंडिया की भी। वहाँ भी एक्सेप्ट की जाते हैं इलेक्शन, नाकामी को कबूल किया जाता है। पाकिस्तान में कब किया गया है? और उसमें उसकी वजूहत भी चाहिए, मसले भी बहुत हैं, आपके सामने मौजूद हैं। चाहे वो 2018 के इलेक्शन थे, चाहे 2024 के इलेक्शन थे, आज तक उनके मसाइल सेटल नहीं हो सके। और आज तक जो इल्जामात हैं और ना उनको कोई साबित कर सका, ना ही उनको कोई झुठला सका। सही होगा। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब, बड़ी तफसील से आपने ना सिर्फ पाकिस्तान की जो मईशत मुद्दा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, उस पर भी बात की, बल्कि बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त उमूर हैं उस पर भी आपने गुफ्तगू की। सनाउल्लाह खान साहब की आपने गुफ्तगू नाज़रीन सुनी। अब बात करेंगे वो सुहाने ख्वाब जो कीमती जानें निगलने लगे हैं, क्या हो रहा है इस मुल्क के नौजवान के साथ और क्या वो खुद अपने साथ कर रहा है, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, यूरोप पहुंचने का ख्वाब, बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद और फिर एक बोसीदा कश्ती, बेरहम समुंदर और सैकड़ों डूबती हुई जिंदगियां। 3 साल में 7 बड़े कश्ती हादसात में बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। 335 की तादाद बताई जाती है पाकिस्तानियों की जो कि हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गए। इनमें किसी का बेटा था, किसी का शौहर, किसी का बाप और किसी की पूरी ज़िंदगी का सहारा और उम्मीद। लेकिन सबसे तकलीफ़देह सवाल ये कि आखिर कब तक? एक माँ अपने बेटे को रुखसत करते हुए कहती है, बेटा जल्द वापस आना। एक बाप अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बस किस्मत बदल कर आना। मगर उन्हें क्या मालूम होता है कि उनका लख्ते जिगर रोज़गार की तलाश में नहीं बल्कि मौत के सफ़र पर रवाना हो रहा है। हर हादसे के बाद चंद गिरफ्तारियाँ, चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, चंद वादे और फिर खामोशी, जैसे इंसानी जानों की कोई कीमत ही ना हो, जैसे अगले हादसे का इंतज़ार किया जा रहा हो। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 से अब तक 7 मुहलिक कश्ती हादसात रिपोर्ट हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में जानी नुकसान के बावजूद गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप जाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है, जबकि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क भी लोगों को ख़तरनाक सफ़र पर आमादा कर रहे हैं। जून 2023 की अगर बात करें तो यूनान जाते हुए कश्ती हादसे में 226 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 207 जाँ बहक हो गए, जबकि सिर्फ और सिर्फ 19 जिंदा बचे। दिसंबर 2024 में यूनान जाते कश्ती हादसे का शिकार जिसमें 69 पाकिस्तानी सवार थे। इस हादसे में 25 पाकिस्तानी जाँ बहक और 44 जिंदा बचा लिए गए। माराकश के करीब जनवरी 2025 में पेश आने वाले कश्ती हादसे में 70 पाकिस्तानी सवार थे। फरवरी 2025 में लिबिया में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई, जिनमें 23 जाँ बहक और सिर्फ 13 जिंदा बचे। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 और 26 के दौरान लिबिया से डंकी लगाते हुए कश्ती डूबने के 4 बड़े हादसा हुए। फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर 2025, जबकि अप्रैल 2026 में पेश आने वाले इन हादसात में 102 पाकिस्तानी मुतासर हुए, जिनमें 71 जाँ बहक जबकि 30 जिंदा बच गए। इतनी बड़ी तादाद में जानी नुकसान के बावजूद गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप जाने की कोशिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क भी लोगों को ख़तरनाक सफ़र पर आमादा कर रहे हैं। आखिर ये इंसानी स्मगलर इतने ताकतवर क्यों हैं? कौन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है? कौन उनके नेटवर्क को तोड़ने से गुरेज करता है? अगर कानून वाकई जाग रहा है तो फिर हर चंद माह बाद नई लाशें समुंदर से क्यों मिलती हैं? हकीकत यह है कि डंकी का रास्ता ख्वाबों की शाहराह नहीं, मौत की वादी है। इस रास्ते पर मंजिल से ज़्यादा कब्रें हैं, उम्मीद से ज़्यादा आहें हैं और कामयाबी से कहीं ज़्यादा दुआएं
बच्चों की राह तकते तकते जो माएँ हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं। अब ज़रूरत जो है वो सिर्फ अफसोस करने फैसला कौन कार्रवाई की है। इंसानी स्मगलिंग के इस अंधे धंधे को जड़ से ख़त्म करना होगा। तो ये एक अहम मामला है जिस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। एक और अहम इशू पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। इंसाफ सिर्फ होता नज़र आना ज़रूरी होता है, सिर्फ होना ही काफ़ी नहीं होता। और क्योंकि अदालतें जो हैं वो कौम के एतमाद का सबसे मजबूत सतून होती हैं, लेकिन जब एक ही नौयत के बड़े मुकदमात में पहले एक फ़ैसला आए फिर बरसों बाद उस फैसले की बुनियाद ही बदल जाए तो आम आदमी के ज़हन में ये सवाल पैदा होना फितरी है। पहले कराची के नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिसमार किया गया, सैकड़ों ख़ानदान मुतासर हुए, अरबों रुपए की सरमाकारी मलबे का ढेर बन गई। अब वफाकी आईनी अदालत ने वो अदालती हिदायत वापस ले ली जिनकी बुनियाद पर नस्ला टावर समेत कराची में इन्हदामी कार्रवाइयाँ की गई थी और करार दिया गया था कि इमारतों से मुताल्लिक इंतज़ामी कार्रवाई बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। फिर इस्लामाबाद के मशहूर मुनाल रेस्टोरेंट के निज़ाम से मुताल्लिक साबिका अदालती फ़ैसला भी वफाकी आईनी अदालत ने कलअदम करार दे दिया, जबकि ज़मीन की मिल्कियत और दीगर मामला ट्रायल अदालतों और मुतल्लिका इदारों के सुपुर्द कर दिए गए। वफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया। आईनी अदालत ने कहा कि मलकियत का फ़ैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी, जबकि इंतज़ामी मामलात का फ़ैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। वफाकी आईनी अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द केसेस के फ़ैसलों की हिदायत भी कर दी। अब सवाल ये नहीं कि नस्ला टावर दुरुस्त था या मुनाल, असल सवाल यह कि अगर पहले फ़ैसले दुरुस्त थे तो आज क्यों बदले, और अगर आज के फ़ैसले दुरुस्त हैं तो कल नुकसान वालों का हिसाब कौन देगा। ये सवाल सिर्फ दो इमारतों का नहीं बल्कि आवाम के एतमाद, सरमाकार के यकीन और कानून की पेशगोई पर मबनी यकीन का है। एक मजबूत रियासत वो होती है जहाँ कानून की तशरीह ज़रूर हो मगर आवाम ये महसूस करें कि हर फैसला शफ़ाफ, वाज़े और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक है। क्योंकि अदालतों के फ़ैसले सिर्फ मुकद्दमात का अंजाम नहीं लिखते, वो कौम के दिलों में इंसाफ पर एतमाद भी लिखते हैं या फिर सवालात छोड़ जाते हैं। किसी भी मुल्क में अदालत सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होती बल्कि इंसाफ पर आवाम के एतमाद की अलामत होती है। लोग ये यकीन रखते हैं कि अदालत का हर फैसला कानून, शवाहिद और इंसाफ की बुनियाद पर होता है, लेकिन जब एक ही मामले में पहले एक बड़ा फैसला आए फिर कुछ अरसे बाद वही फैसला वापस ले लिया जाए तो आवाम के जहन में सवाल ज़रूर जन्म लेते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ात तब्दील नहीं होती बल्कि लोगों के जहनों में शुकूक भी जन्म लेते हैं। इन प्रोग्राम दस्तक का वक्त ख़त्म हो गया है। ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।